हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया। मैं भी यहां पर मौज में। हम लोग कर रहे हैं कोस्टिंग का मे 25 का एमटीपी। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड थे। मेन इसके अंदर केस सिनेरियो थे जो बच्चे देखना भी चाहते हैं। तो सबसे पहला केस सिनेरियो है। इसके अंदर क्या हुआ, सेकंड क्वार्टर के रिकॉर्ड्स गड़बड़ हो गए हैं, फर्स्ट क्वार्टर के रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल हैं। तो क्वेश्चन ने बताया, यहां से पूरी डिटेल चालू है कि फर्स्ट क्वार्टर में 80 लाख का रिवेन्यू हुआ। यहां पर मैं लिखता जाता हूं, फर्स्ट क्वार्टर 80 लाख की सेल माइनस सीओजीएस है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 38 लाख। ओके, इसके बाद में ऑपरेटिंग एक्सपेंस 12 लाख 50,000 है। और क्वेश्चन ने बोला है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट टू मेंटेनिंग डे टू डे एक्सपेंसेज। तो डे टू डे बिजनेस एक्सपेंसेज ऑपरेटिंग एक्सपेंस को बोलते हैं। वो 30% वेरिएबल हैं कॉस्ट पर यूनिट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड के, यानी सीओजीएस के। तो कॉस्ट पर यूनिट जो प्रोड्यूस हुई है उसके 30% वेरिएबल हैं। तो 38 लाख का 30%, 38 लाख का 30%, 11,40,000 रुपए ऑपरेटिंग एक्सपेंस है जो वेरिएबल है। तो क्वेश्चन ने कहा कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे पास वेरिएबल है। कितने वेरिएबल हैं? 30% सीओजीएस का हिस्सा जितना बन रहा होगा उतना ऑपरेटिंग एक्सपेंस वेरिएबल है। ओके, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस को 30-70 मत कर देना। जैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 12,50,000, तो 12,50,000 में 30% वेरिएबल है, 70% फिक्स है, ऐसा नहीं बोला। बोला जी हमारी जो वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो है 30% ऑफ सीओजीएस। तो सीओजीएस का 30% निकाल लिया। ये हमारे पास वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंस यहां पर निकल कर आ गए। तो ये हो गए वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसमें पहले वेरिएबल फिर फिक्स। तो वेरिएबल हैं 1140 और टोटल हैं 12,50,000। तो 12,50 में से 11,40,000 वेरिएबल हैं, तो 1,10,000 फिक्स हो गए। ये हमारे पास आ गया 80 माइनस 38 माइनस 11.4 माइनस 1.1, 29.5 लाख। ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंटरेस्ट को हटाकर 13 लाख रुपए। तो इसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हटाए हमने 13 लाख रुपए। और ये हमारे पास 29.5 माइनस 13 लाख, 16.5 लाख हमारे पास हो गया ईबीआईटी। तो ईबीआईटी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यही डिफरेंस होता है। अगर क्वेश्चन ने नॉन ऑपरेटिंग इनकम या एक्सपेंस नहीं बताया तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ईबीआईटी सेम है। लेकिन अगर नॉन ऑपरेटिंग इनकम या एक्सपेंस है तो हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम को जोड़ देंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर देंगे, तो ईबीआईटी आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन ने कहा क्वार्टरली इंटरेस्ट, फर्स्ट क्वार्टर का इंटरेस्ट आ गया 1,50,000। 15 लाख रुपए का हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स बच गया। क्वेश्चन इसके बाद कह रहा है कि हमने टैक्स का प्रोविजन बनाया था 4.5 लाख का। तो टैक्स 4.5 लाख रुपए, बचा हुआ हमारे पास ईएटी आ जाएगा, उसकी कोई नीड नहीं थी। अब मुझे बताइए टैक्स का रेट कितना हो गया? 4.5 लाख रुपए टैक्स 15 लाख पर दे रहे हो, इसका मतलब 30% टैक्स का रेट हो गया। ओके, ठीक है जी। क्वेश्चन के अंदर यहां पर बोला गया कि ईबीआईटी पर यूनिट इन सेकंड क्वार्टर is 38.57, which has gone down by 8.285 from first quarter। तो इसका मतलब हमारा ईबीआईटी 38.857 है सेकंड क्वार्टर में, और वो 8.285 रिड्यूस हो गया है फर्स्ट क्वार्टर के कंपैरेटिवली। तो फर्स्ट क्वार्टर में कितना रहा होगा? इसका मतलब फर्स्ट क्वार्टर में हमारा ईबीआईटी पर यूनिट रहा होगा 8.285, 47.142 पर यूनिट। तो पर यूनिट दिया था। ईबीआईटी सेकंड क्वार्टर का हो गया 38.857, फर्स्ट का हो गया 47.142। तो यहां हमारे पास ईबीआईटी दिया हुआ है, क्वेश्चन ने इसका पर यूनिट रेट बता दिया 47.142। तो हम 16,50,000, एक यूनिट है 47.142 की, इसका मतलब नंबर ऑफ यूनिट कितनी हो गई? 35,000 यूनिट हो गई हमारी फर्स्ट क्वार्टर में जो बिकी होंगी। ओके, अब क्वेश्चन आगे कहानी बता रहा है। कह रहा है सेलिंग प्राइस रिड्यूस्ड बाई 8%, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाई 25% इंक्रीज। 25% यूनिट हमने ज्यादा बेची हैं। तो इसका मतलब सेकंड क्वार्टर में आपने 35,000 प्लस 25%,
आपने 43,750 यूनिट सेकंड क्वार्टर में बेचोगे आप, ये सेकंड क्वार्टर की आ गई। और कह रहे हैं सेल प्राइस 8% हम कम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन के आपसे रिक्वायरमेंट में मांग रहा है फर्स्ट फाइंड आउट सेल अमाउंट ऑफ सेकंड क्वार्टर। इसको निकालने का सीधा सा तरीका है, इतनी कहानी की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट क्वार्टर की सेल कितनी है? 80 लाख। कितने परसेंट यूनिट बढ़ेंगी? 25%, तो सेल भी तो बढ़ेगी। क्वेश्चन कह रहा है हमने सेल प्राइस 8% रिड्यूस कर दिया है, तो 25% टर्नओवर बढ़ेगा, लेकिन 8% से कम हो जाएगा प्राइस रिड्यूस करने से। तो 80 लाख प्लस 25% माइनस 4% माइनस 8%। 80 लाख प्लस 25% माइनस 8%, 92 लाख की सेल हो गई। तो पहला पॉइंट है सेल कितनी होगी? 92 लाख। तो इसके लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बच्चे क्या कर सकते हैं, जैसे 80 लाख डिवाइड बाई 35,000 निकाल के सेल प्राइस निकालें, फिर सेल प्राइस को 8% कम करके रिवाइज सेल प्राइस निकालें, उसके बाद में 43,750 यूनिट से उसको मल्टीप्लाई करें। इस सब की जरूरत ही नहीं है। ऐसे भी करोगे आंसर तो सेम ही आएगा। जैसे 80 लाख डिवाइड बाई 35,000, सेल प्राइस हो गया 228.57। अब इसमें मैंने 8% प्राइस को कम कर दिया, तो नया प्राइस हो गया 210.2857। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 43,750 यूनिट से, तो मेरे पास कलेक्शन आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद 92 लाख रुपए। तो 92 लाख की सेल आ गई। वो सीधी भी निकल सकती है कि भाई 80 लाख प्लस 25% माइनस 8%। दूसरा कह रहा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट फर्स्ट क्वार्टर की कितनी है। तो वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट हमने अभी निकाली है। फिक्स्ड कॉस्ट तो आ गई 1,10,000, और सीओजीएस का ये नहीं बताया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कि उसका वेरिएबल एलिमेंट कितना है फिक्स कितना है। तो सीओजीएस को हम वेरिएबल एज्यूम करते हैं अगर कुछ दिया नहीं है तो। अगर बता देता कि इसमें इतना वेरिएबल है इतना फिक्स तो बांट लेते। तो ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो गई 38 लाख और 11 लाख 40,000। तो 49 लाख 40,000 हमारी वेरिएबल हो गई और 110 हमारी फिक्स हो गई। ये वेरिएबल और फिक्स बट गई अलग अलग। इसके बाद कह रहा है इफ फिक्स्ड कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग डज नॉट चेंज। अगर वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट चेंज ही ना हो, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट जितनी थी उतनी ही रहे, तो वेरिएबल कॉस्ट थी 49 लाख 40,000 उतनी ही रहे, ये 49.4 लाख रहे, फिक्स्ड कॉस्ट 1.1 लाख रहे। व्हाट इज द कॉस्ट चेंज इन क्वार्टर टू। तो सेकंड क्वार्टर में क्या कॉस्ट के अंदर चेंज आएगा? अच्छा जी, अब जरा देखिए सेकंड क्वार्टर है, इसमें से सेम ये हमारे पास वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट चली जाए। वेरिएबल कॉस्ट थी 49.4 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट आई थी सिर्फ 1,10,000। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब हमारा कितना हो जाएगा? 92 लाख माइनस 49 लाख 40,000 माइनस 1,10,000, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाएगा 41.5 लाख ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है जी, ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब हमारे पास जो ईबीआईटी है वो क्वेश्चन ने बताया था कि हमारा ईबीआईटी पर यूनिट सेकंड क्वार्टर में 38.857 हो जाएगा। तो अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करूंगा तो आएगा ईबीआईटी। ईबीआईटी क्वेश्चन ने बता दिया कि हमारे पास 38.857 पर यूनिट है, और नंबर ऑफ यूनिट हमें पता है 43,750 है। इससे हमारे पास ईबीआईटी निकल कर आ जाएगा 38.857 मल्टीप्लाई बाई 43,750, ये हो गया 17 लाख। अब ईबीआईटी 17 लाख है तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव बैलेंसिंग फिगर हो गए। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने आ गए? 41,50,000 माइनस 17 लाख 24.5 लाख आ गए। पहले कितने थे आपके? 13 लाख। अब कितने हो गए? 24.5। तो 24.5 माइनस 13 लाख करें तो 11.5 लाख के नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे इंक्रीज हो गए हैं। तो यहां पर हमारे को दे दिया कि हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 11.5 लाख से इंक्रीज हो गए। ठीक है, फिर कह रहा है ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट और इंटरेस्ट सब कुछ सेम रहे, यानी कि ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट 1.1 लाख और वेरिएबल हमने कितनी निकाली थी 49.4 लाख रहे, और इंटरेस्ट पहले क्वार्टर का है 1.5 लाख वो भी उतना ही रहे। तो कितना टैक्स का प्रोविजन बनाना पड़ेगा सेकंड क्वार्टर में? ओके, तो आपके पास ईबीआईटी 17 लाख आ गया, इसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे 1.5 लाख रुपए, तो हमारे पास आ गया ईबीटी 15.5 लाख। अब बताइए ईबीटी का 30% टैक्स लगेगा, तो 15,50,000 का 30% टैक्स 4,65,000 का आपका टैक्स हो गया। तो 465 का टैक्स का प्रोविजन हम बना देंगे 465।
इसके बाद कह रहा है कितनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आएगी एक्सक्लूडिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जानना चाहता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेकंड क्वार्टर में कितना आएगा? 41.5 लाख। तो 41.5 लाख का हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो वैसे अगर सही बात बताऊं मैं यहाँ आपको, तो ये कॉस्टिंग का नहीं एफएम का पार्ट हुआ, ईबीआईटी, टैक्स, ईबीटी ये सब चल रहा है, पर मिक्स करके दे दिया, कोई बात नहीं। इसके बाद में सेकंड केस सिनेरियो है, मुंबई से पुणे के बीच में हम लोग बस चलाएंगे, 150 किलोमीटर की दूरी है, ओके, एक साइड की। आगे कह रहे हैं कि हमारे पास 10 बसें हैं, 50 पैसेंजर की कैपेसिटी है, 80% कैपेसिटी यूटिलाइज होगी, यानी 40 पैसेंजर हमारे बैठकर जाते हैं, 10 बसें हैं टोटल, ओके। कॉस्ट डेटा, खर्चे बता दिए पर मंथ के, फिर वेरिएबल खर्चे बता दिए। अब आगे कहानी बता रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, इन पास्ट फ्यू मंथ रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट हैव शोन सम वेरिएबिलिटी ड्यू टू फ्लक्चुएटिंग ऑपरेशन कंडीशन। फॉर इंस्टेंस इन अप्रैल द टोटल रिपेयर मेंटेनेंस 140 थी, वाइल कंपनी रिपोर्टिंग 18 ट्रिप्स पर बस, एक बस अगर 18 ट्रिप लगाती है तो वही कॉस्ट बढ़कर 1,60,000 हो गई अगर 22 ट्रिप लगाई तो। अब बताइए, 1,60,000 का खर्चा 140 से बढ़ के हो गया 22 ट्रिप माइनस 18 ट्रिप, चेंज इन कॉस्ट, चेंज इन एक्टिविटी। इसका मतलब 20,000 रुपए का खर्चा 4 ट्रिप्स के ऊपर हो रहा है, तो 5,000 रुपए पर ट्रिप खर्चा आ गया आपके पास। ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट। अब ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई हमारे पास। अब फिक्स्ड कॉस्ट निकालने का क्या तरीका होता है? टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो कोई भी ले लीजिए, जैसे 1,60 ले लेते हैं, 1,60,000 की टोटल कॉस्ट है 22 ट्रिप की, और 22 ट्रिप की वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई 5,000 से? 1,10,000। तो 50,000 रुपए फिक्स हो गए। तो रिपेयर मेंटेनेंस के 50,000 फिक्स हैं और 5,000 पर ट्रिप वेरिएबल हैं। ये सारी बसों के लिए है, सारी बसों के लिए पूरे महीने का खर्चा बताया रिपेयर मेंटेनेंस का। अब हमारे पास यहाँ पर इन्होंने डेटा दिया है, मैं ऐसे लिख लेता हूं, पर मंथ ही ले रहा हूं। 10 बस का खर्चा, एक बस का खर्चा और एक ट्रिप का खर्चा। क्वेश्चन ने बोला है नंबर ऑफ राउंड ट्रिप 20 लगेंगी और ऑक्यूपेंसी 80% होगी। वो ऑक्यूपेंसी 80% पहले ही बोल दिया था, यानी 40 पैसेंजर बैठ के जाएंगे। तो ये जो फिक्स खर्चे हैं पूरे महीने के, ये जोड़ लीजिए कितने हो गए? 2,50,000, 5,00,000, 1,00,000, 3,00,000, 1,50,000, 13,00,000 रुपए हो गए 10 बस का खर्चा। एक बस का एक महीने का खर्चा हो गया 1,30,000, ये फिक्स चल रहा है। तो एक ट्रिप का खर्चा, टोटल 20 ट्रिप लगा रही है एक बस, 20 ट्रिप्स बोलिए कि 20 ट्रिप्स लगाएगी एक बस, 20 बार जाएगी आएगी पर बस, हर बस एक महीने में। तो ये हमारे पास आ गया एक ट्रिप का खर्चा 1,30,000 डिवाइड बाई 20 ट्रिप, 6,500 एक ट्रिप का। ये हो गया फिक्स वाला पोर्शन। इसके बाद में वेरिएबल वाला पोर्शन कह रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर। तो हमारा मुंबई और जो पुणे का ट्रेवल है वो 150 किलोमीटर है एक साइड का, ठीक है जी। अब जरा देखिए, 35 रुपए पर किलोमीटर तेल और ल्यूब्रिकेंट 5 रुपए पर किलोमीटर लगेंगे, यानी 40 रुपए पर किलोमीटर हमारा खर्च होगा, ठीक है। अब मुझे बताइए एक ट्रिप में कितना चलोगे आप? 300 किलोमीटर। तो 300 किलोमीटर इंटू 40 रुपए, 12,000 रुपए हो गए ये, जो तेल वगैरह के आ गए। एक बस कितनी ट्रिप लगाएगी? एक बस लगाएगी 12,000 इंटू 20 ट्रिप महीने में, तो 2,40,000 रुपए इसके हो गए। मैंने पहले 300 किलोमीटर का निकाल लिया, 300 किलोमीटर का मतलब एक ट्रिप, 40 रुपए खर्च हो रहे हैं आपके। तो एक ट्रिप के 12,000 है। पूरी बस की बात की जाए तो 2,40,000 हो गए, 20 ट्रिप लगाएगी। 10 बस की बात की जाए तो 24 लाख रुपए हो जाएंगे। इसके बाद में इन्होंने बोला है वेजेज पर बस 10,000 रुपए पर ट्रिप के देने पड़ते हैं। तो हर ट्रिप के एडिशनल पर ट्रिप, यानी पर ट्रिप ये खर्चा और भी है, तो 10,000 रुपए हर ट्रिप पर वेजेज चली जाती है। तो 10,000 रुपए की जाती है वेजेज। बस लगाएगी 20 ट्रिप तो 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, 10 बस के 20 लाख देने पड़ेंगे, ओके। इसके बाद में आपको बोला गया ये रिपेयर मेंटेनेंस वाला, तो रिपेयर मेंटेनेंस पूरे महीने की बताई थी। तो पूरे महीने की फिक्स रिपेयर 50,000 और पूरे महीने की वेरिएबल रिपेयर 5,000 पर ट्रिप, सारी बसों की मिलाकर। तो ये हो गई हमारे पास। हम कितनी ट्रिप लगाएंगे? 20। तो बताइए 20 ट्रिप के सारी बसों का खर्चा 1 लाख आएगा और फिक्स खर्चा 50,000 आ जाएगा। तो 1,50,000 रुपए
सारी बसों का रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा आ जाएगा। एक बस का कितना हो गया? 15,000। अब 15,000 एक बस का है, 20 ट्रिप लग रही हैं, तो 750 रुपए पर ट्रिप हो गया। तो अगर मैं सारी बसों का खर्चा जानना चाहता हूं तो 13 लाख, 24 लाख, 20 लाख और 1.5 लाख, 5 लाख, 58 लाख 50,000 सारी बसों का एक महीने का खर्चा। एक बस का खर्चा 5.85 लाख और आपके पास में एक ट्रिप का खर्चा 29,250 आ जाएगा। ये मेरे पास मैंने सब कुछ निकाल के रख दिया इसमें। ओके, अब जरा देखिए, यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट 6 to 10। कैलकुलेट कॉस्ट पर ट्रिप पर बस। एक बस की एक ट्रिप कितने की बैठेगी? 29,250 की बैठेगी। ये आ गया 29,250। दूसरा, टोटल कॉस्ट ऑपरेटिंग वन बस पर मंथ। एक महीने का एक बस का खर्चा कितना बैठेगा? 5.85 लाख बैठेगा। ये आ गया 5.85 लाख। फिर कह रहे हैं व्हाट इज द मंथली रिवेन्यू। पूरे महीने की सेल कितनी होगी अगर टिकट का प्राइस 1,000 रुपए पर ट्रिप है? ठीक है जी, तो एक ट्रिप का 1,000 रुपए लोगे, पैसेंजर कितने बैठेंगे? 40। 40 पैसेंजर एक ट्रिप के 1,000 देंगे, महीने में 20 ट्रिप होंगी, टोटल 10 बसें हैं हमारे पास। तो पूरी कंपनी का रिवेन्यू पूछे, पर बस रिवेन्यू नहीं पूछा। ये हो गया जी 80 लाख का रिवेन्यू। तो पूरी कंपनी का 80 लाख का रिवेन्यू होगा। अगर एक बस का रिवेन्यू पूछते तो नंबर ऑफ बस से मल्टीप्लाई नहीं करते तो 8 लाख का रिवेन्यू आ जाता। फिर कह रहे हैं ब्रेक इवन नंबर ऑफ पैसेंजर पर ट्रिप में कितने बैठेंगे अगर टिकट का प्राइस 635 रुपए है तो अगर टिकट का प्राइस 635 रुपए है तो एक ट्रिप का खर्चा कितना है ये निकाल लो आप। एक ट्रिप का खर्चा है 29,250। 29,250 का खर्चा है, वेरिएबल फिक्स सब मिलाकर। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस, जब हमारी टोटल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो जाए। ओके, यानी हमारा कलेक्शन इक्वल टू हमारी टोटल कॉस्ट आ जाए, या फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन कर लो। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट को बहुत बांटना पड़ेगा। इसका आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये टोटल कॉस्ट है। अब बताइए एक पैसेंजर कितने पैसे दे रहा है टिकट के? 29,250 एक ट्रिप का खर्चा है, एक पैसेंजर 635 रुपए दे रहा है। 29,250 एक पैसेंजर ने दिए 635 रुपए, तो हमें 46.06 पैसेंजर्स की जरूरत है। ओके, तो 46.06 का मतलब 46 पैसेंजर में काम नहीं हो रहा, तो 47वां पैसेंजर बैठालना पड़ेगा, तभी आप ब्रेक इवन को पार कर पाओगे। तो 47 पैसेंजर हमारा आंसर आ जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, इसका मतलब ये कंपनी नुकसान में चल रही है, क्योंकि इसमें 40 पैसेंजर जाते हैं ऑन एन एवरेज, तो ये कंपनी नुकसान में चल रही होगी। फिर कह रहे हैं कैलकुलेट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। तो एक ट्रिप का खर्चा कितना है? 29,250। एक ट्रिप में कितने पैसेंजर? 40 पैसेंजर। एक ट्रिप में कितने किलोमीटर कवर होते हैं? एक ट्रिप में 40 पैसेंजर और जाना आना 300 किलोमीटर का होता है। तो 300 किलोमीटर 40 पैसेंजर 12,000, 29,250 डिवाइड बाई 12,000, 2.4375 पर पैसेंजर किलोमीटर आ जाएगी। 2.438, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये वाले क्वेश्चन खत्म हो गए। ओके जी, अब 11th कह रहे हैं बजटेड ओवरहेड 20,000 है, जिसमें फिक्स 12,000 है, वेरिएबल 8,000 है। बजटेड आउटपुट 2500 यूनिट है। ठीक है, एक्चुअल में 21,800 लगे, फिक्स इतने, वेरिएबल इतने, और एक्चुअल आउटपुट 3,000 है। आपको वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस बताना है। तो बड़ा सिंपल सा, हमारे को चाहिए होते हैं रिकवर्ड ओवरहेड और एक्चुअल ओवरहेड। इन दोनों का डिफरेंस ही हमारा वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आता है। तो पहले वेरिएबल ओवरहेड, 8,000 का खर्चा 2500 यूनिट पर है, तो 3,000 यूनिट पे कितने रिकवर करोगे? 8,000 डिवाइड बाई 2500 इंटू 3,000, 9,600। एक्चुअल में वेरिएबल ओवरहेड कितने लगे? 10,000। 400 रुपए एडवर्स हो गए वेरिएबल। अब सेम फिक्स्ड ओवरहेड का, 12,000 रुपए रिकवर करते हो 2500 यूनिट से, बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाई बजटेड यूनिट्स, 12,000 रुपए 2500 यूनिट से, यानी रिकवरी रेट 4.8 पर यूनिट है। 3,000 यूनिट बनी है तो कितना रिकवर किया होगा? 14,400 रिकवर किया होगा। और खर्च कितना हुआ है? 11,800। 11,800 खर्च हुआ है, तो यहां पर आपके पास 2,600 फेवरेबल वेरिएंस आ जाएगा। तो 400 एडवर्स और 2,600 फेवरेबल। एडवर्स और फेवरेबल, पहला ही आंसर हो गया इसका। 12 कह रहे हैं प्री डिटरमाइंड फैक्ट्री ओवरहेड रेट 15 रुपए पर लेबर आवर है।
एक्चुअल लेबर आवर्स 60,000 है, तो 60,000 लेबर आवर्स, 15 रुपए का रिकवरी रेट, ये हमारे पास 9 लाख रुपए हो गए आपके रिकवर्ड ओवरहेड। 60,000 इंटू 15, 9 लाख रुपए। कह रहे हैं एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड 11 लाख हैं। इट इंक्लूड्स 26,000 बीइंग वेजेज पेड फॉर स्ट्राइक पीरियड, तो 26,000 रुपए जो एबनॉर्मल है उसे हटा देंगे। एंड ओवर टाइम वेजेज टू 9,000, तो ओवर टाइम वेजेज ओवरहेड का हिस्सा हो भी सकती हैं और नहीं भी। अगर एबनॉर्मल रीजन की वजह से हैं तो कॉस्टिंग पी एंड एल में जाएंगी, अगर नॉर्मल रीजन की वजह से तो ओवरहेड का पार्ट बनेंगी। कुछ नहीं बताया तो इसका मतलब हमें इसे हटाने की जरूरत नहीं है, बस एबनॉर्मल वाला हटता है कि पिछले पीरियड के खर्चे ले लिए, स्ट्राइक पीरियड का हो गया, कोर्ट ने ऑर्डर दिया था तो लेबर को आपने पेमेंट दी है। तो एडजस्टेड ओवरहेड हो गए हमारे पास 10,74,000। तो रिकवर्ड है 9 लाख रुपए, एक्चुअल एडजस्टेड है 1074, इसमें से 9 लाख रुपए माइनस करूं तो 1,74,000 हमारी अंडर रिकवरी आ रही है। ठीक है जी। क्वेश्चन कह रहा है 2/3 इन्फ्लेशन की वजह से है, बाकी फॉल्टी प्लानिंग की वजह से है। तो 2/3 तो चला जाएगा सप्लीमेंट्री रेट के लिए और 1/3 चला जाएगा कॉस्टिंग पी एंड एल में। तो इसका 1/3 कितना हुआ? 58,000। यही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि अंडर ओवर रिकवरी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पी एंड एल कितनी होगी, तो 58,000 अंडर रिकवर्ड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है पीजी फेरी, फेरी चलाते हैं, फेरी होती है नाव, जाती है और आती है, उसमें कई सारे लोग बैठ के जाते हैं। पीजी फेरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड्स फेरी सर्विसेज बिटवीन टू टाउन्स, डिस्टेंस वन वे 18.52 नॉटिकल माइल्स, सीटिंग कैपेसिटी 125 पैसेंजर, एक्चुअल कैरीड 80%, तो 100 पैसेंजर ऑन एन एवरेज हमारे बैठते हैं। ठीक है। फेरी रन ऑन ऑल डेज ऑफ मंथ, पूरे 30 दिन चलेगी। फेरी मेक अ राउंड ट्रिप इन अ डे, एक दिन में जाना आना कर लेगी। कंपनी इज एक्सपेक्टिंग अ मंथली रेवेन्यू ऑफ 55,56,000, हमें 55,56,000 का कलेक्शन करना है। ओके। कैलकुलेट फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर फॉर राउंड ट्रिप, तो मुझे बताइए एक दिन में एक राउंड ट्रिप करती है, तो महीने में कितनी राउंड ट्रिप हो गई? 30, तो 55,56,000 30 राउंड ट्रिप पूरे महीने में है, तो 185,200 एक राउंड ट्रिप से मेरे को कलेक्शन चाहिए। ठीक है। अब बताइए पैसेंजर कितने बैठे हुए हैं? 100, तो एक पैसेंजर से कितने पैसे लो? 1852, तो हर पैसेंजर से 1852 लोगे तो 100 पैसेंजर से 185,200 आ जाएंगे, और एक एक राउंड ट्रिप के, और 30 राउंड ट्रिप पूरे महीने में लगेंगी, तो 56,000 आपके पास आ जाएंगे। 1852 इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, हमारे पास 3,000 यूनिट हमने इंट्रोड्यूस की हैं, 2,500 यूनिट कंप्लीट हो गई और अगली प्रोसेस में भेज दी, और 500 यूनिट अभी भी हमारे पास हैं, जिसका मटेरियल 100, लेबर 60 और ओवरहेड 30% है। कह रहे हैं आपको बतानी है ईयू इक्विवेलेंट यूनिट लेबर के लिए, तो जरा देखिए लेबर के लिए 2,500 यूनिट जो कंप्लीट हुई उस पर सब कुछ लग गया होगा 2,500, और WIP की 500 यूनिट पर लेबर कितनी लगी है? 60%, तो ये आ गया 300, तो 2,800 इक्विवेलेंट यूनिट हो गई 2,800। अगला क्वेश्चन है प्रोडक्शन सेटअप कॉस्ट 3,50,000 आई है, तो हमारी जो सेटअप कॉस्ट है वो 3,50,000 रुपए आई है। टोटल प्रोडक्शन 50,000 यूनिट ऑफ ईच ऑफ द प्रोडक्ट एक्स एंड वाई हुआ है, तो 3,50,000 रुपए हमारी सेटअप कॉस्ट लगी है, जिसमें 50,000 यूनिट हमने एक्स की बनाई है और 50,000 यूनिट हमने वाई की बनाई है। प्रोडक्शन इन ईच रन 2,000 यूनिट्स ऑफ एक्स, एक बार में 2,000 यूनिट एक्स की बनती हैं, 5,000 यूनिट्स ऑफ वाई, 5,000 यूनिट वाई की बनती हैं। ओके, तो 50,000 यूनिट एक्स की बनाई है आपने, 50,000 यूनिट आपकी वाई आपने वाई की बनाई है, एक बार में 2,000 बनती हैं तो 25 बार सेटअप हुआ होगा, और एक बार में 5,000 बनती हैं तो इसका 10 बार सेटअप हुआ होगा, तो दोनों का मिला के कितना सेटअप हुआ? पूरे महीने में 35 बार सेटअप हुआ है, और पूरे महीने का खर्चा है 3,50,000, यानी एक बार के सेटअप में 10,000 रुपए लगते हैं, तो एक बार का सेटअप 10,000 रुपए का बैठ रहा है हमें, टोटल 35 सेटअप महीने में हुए हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपको बतानी है सेटअप कॉस्ट पर यूनिट ऑफ वाई, तो वाई की सेटअप कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी? तो एक बार के सेटअप का खर्चा 10,000, एक बार में वाई की कितनी यूनिट बनाते हो? 5,000, तो इसका मतलब सेटअप का खर्चा 2 रुपए पर यूनिट है वाई का, 2 रुपए पर यूनिट वाई का आ गया। एक्स का पूछता तो क्या करते? 10,000 का सेटअप का खर्चा, एक बार में 2,000 यूनिट, तो 5 रुपए पर यूनिट उसका आ जाता, तो यहां पर दो है आंसर।
इसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, सारे रिपीटेड हैं। पहला क्वेश्चन मटेरियल का है, जिसके अंदर इन्होंने अलग अलग लेवल्स दे दिए। जब अलग अलग लेवल देता है तो हम ROQ जो लेते हैं वो इस तरह से लेते हैं कि अपर वाला हाई, सबसे जो स्टार्टिंग का है वो उठा लो, और पहले वाले का लेते हैं हाईएस्ट राउंड ऑफ। तो हाईएस्ट राउंड ऑफ 1900 लिया जा सकता है। यहाँ पर इन्होंने 1500 लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 1900 लेंगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, और बाकी सब कुछ ओके रिपोर्ट है इसमें। दूसरा क्वेश्चन रोहन हाल से का है, बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद में एक इस क्वेश्चन में बच्चों को डाउट आ सकता है, वो डाउट क्या है, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है मशीन आर रेट का। फैक्ट्री 324 दिन काम करती है पूरे साल में, ठीक है, ओके। फिर क्वेश्चन ने यहां पर लिखा है एक जगह पर कि हमारे पास पॉइंट नंबर 6 स्पेशल परफॉर्मेंस केमिकल है 600 फॉर एवरी 6 डे ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। हर 6 दिन के लिए 600 रुपए लगेंगे। अब ये जो इन्होंने यहां पर लाइन लिखी है, जो पुराना वाला क्वेश्चन था जहां से इन्होंने कॉपी किया है, उसके आगे लिखा हुआ था स्पेशल परफॉर्मेंस केमिकल ऑयल एट ₹600 फॉर एवरी 6 डेज, और ब्रैकेट में लिखा था 6 डेज इन अ वीक। ये ब्रैकेट में लिखा हुआ था। इस बार ये ब्रैकेट में से इन्होंने गायब कर दिया, ये आईसीआई ने गलती की है, ये एरर है। तो इस क्वेश्चन में गलती है। अब इसकी प्रेजेंटेशन क्या होती है, देखो, पूरे साल में 324 दिन काम होगा और एक हफ्ते में 6 दिन काम होगा। तो अब देखिए, जैसे केमिकल ऑयल निकालना है, तो 600 का केमिकल 6 दिन का, तो 324 दिन का कितना होगा, 600 डिवाइड बाई 6 इंटू 324 जी, 32,400 का हो गया। ऐसे ही यहां पर ऑपरेटर है, ऑपरेटर को 3630 पर वीक मिलता है, तो 3630 पर वीक मिलता है, इसका मतलब 6 दिन का मिलता है। तो पूरे साल का कितना मिलेगा इंटू 324, तो इसकी कैलकुलेशन आ जाती थी। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने देखा कि 324 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा, 324 डिवाइड बाई 6 तो आ रहा है 54। तो इन्होंने आंसर के अंदर 54 वीक्स लिख दिया। अरे भाई 54 वीक थोड़ी होते हैं महीने में, वो साल में तो 52 वीक होते हैं। और मैं आपको इसका लॉजिक भी बताता हूं। बेसिकली हफ्ते में होंगे 52 वीक्स, मतलब साल में। अब आप हर वीक में अगर 6 दिन काम करोगे तो 312 दिन ही काम हो पाएगा। क्वेश्चन ने बोला है 324 दिन काम किया है, इसका मतलब आपने 12 संडे भी काम किया है, तभी आपके 324 दिन काम हो सकता है। हफ्ते में तो 6 ही दिन है। तो इन्होंने इस अंडरस्टैंडिंग को बैंड बजाकर क्या कर दिया, आंसर के अंदर 324 दिन काम हुआ है, एक हफ्ते में 6 दिन, तो एक साल में 54 वीक हो गए। तो ये चीज लिखना गलत है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। लिखना क्या चाहिए इनको, इन्होंने क्या करा, 3630 पर वीक का खर्चा है ऑपरेटर का, पर वीक, और इसको मल्टीप्लाई 54 वीक लिख दिया। ये प्रेजेंटेशन गलत है। इसकी जगह क्या लिखा होना चाहिए, 3630 का खर्चा है पर वीक यानी 6 दिन का, तो 324 दिन का खर्चा कितना होगा। और ये कब लिखा जा सकता है, जब ब्रैकेट में लिखा हो कि एक हफ्ते में 6 दिन काम करेंगे। तो एक हफ्ते में 6 दिन काम, उसके 3630, तो 324 डेज की कितनी होंगी। इस तरीके से प्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी। तो ये गलती इसके अंदर है, इसका सॉल्यूशन भी दिखा देता हूं मैं आपको, और इसकी प्रेजेंटेशन की गलती भी बता देता हूं। प्रेजेंटेशन की गलती है यहां पर, एक सेकेंड, ये देखिए, ऑपरेटर्स की वेजेज 3630, 4 ऑपरेटर है, 54 वीक लिख दिया, ये गलत है। इसकी जगह लिखना चाहिए था 324 डेज और डिवाइड बाई 6 डेज, और क्वेश्चन में भी ये बात मेंशन होनी चाहिए थी। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जो गलत है। ये केमिकल की लाइन बिल्कुल ठीक लिखी है, 600 रुपए 6 दिन के, तो 324 दिन के कितने, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। तो ये एरर है, इस तरह से प्रेजेंटेशन में बच्चा परेशान होता है। इसके बाद में आगे क्वेश्चन है आपके पास, ये नॉर्मल क्वेश्चन है कोस्ट शीट का, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 लाइन का क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं आई इसमें बच्चों को। इसके बाद एक क्वेश्चन है रिकॉन्सिलेशन का, रिकॉन्सिलेशन बनाना था, उससे आसान तो कुछ होता ही नहीं है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद में ये आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सारे वेरिएंस निकाल के दिए हुए हैं, कुछ चीजें पूछी हैं वो निकलती चली जाएंगी, इसमें कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं था, कोई नहीं फंसा इसमें। इसके बाद में एक क्वेश्चन आ गया जॉब एंड बैच का, जिसके अंदर पहला डेटा दे देते हैं एक साल का, और फिर अगले साल की आपकी कॉस्ट शीट बनवाते हैं। तो मटेरियल लेबर जोड़ो प्राइम कॉस्ट आ गई,
फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ो, उसके बाद में फिर एडमिन और सेलिंग जोड़ो, प्रॉफिट जोड़ो और सेल निकल कर आ जाएगी। तो पहले साल की जॉब कॉस्ट शीट बनवाएंगे, फिर सेकंड ईयर की बनवाएंगे। बेसिक क्वेश्चन है, रिपीटेड। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके पास एबीसी का। बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ भी टेक्निकल नहीं, सीधा सीधा आंसर है इसका। और उसके बाद में एक क्वेश्चन आ गया आपका ज्वाइंट एंड बाई प्रोडक्ट का। तो ज्वाइंट एंड बाई प्रोडक्ट का क्वेश्चन दे दिया। एक डिपार्टमेंट इसके अंदर है जिसमें ज्वाइंट कॉस्ट लगी है, और उसके बाद फर्दर प्रोसेस डिपार्टमेंट है, तो उनके अलग अलग खर्चे आ जाएंगे। ये पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है और नॉर्मल क्वेश्चन था। इसके बाद में इसमें क्वेश्चन में सिर्फ एक बात ध्यान रखने वाली होती है कि यूनिट जितनी बनी है उनके बेसिस पर कैलकुलेशन होती है। ओके, बाकी सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। इसके बाद इन्होंने एक क्वेश्चन ये दे दिया आपका कैश मैनेजमेंट का। कैश मैनेजमेंट का क्या लेना देना, कॉस्टिंग के अंदर कोई लेना देना नहीं है। इसमें बच्चों ने पूछा कैश मैनेजमेंट भी आ सकता है क्या, नहीं, कॉस्टिंग के अंदर नहीं आएगा, एफएम के लिए स्पेसिफिक चैप्टर है वो। बस इतना ही था एमटीपी, बाकी एमटीपी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को एमटीपी अच्छे से समझ में आया होगा। अपने पेपर वगैरह अच्छे से दीजिएगा। रिपीटेड क्वेश्चन हमने टिक करके छोड़े और केस सिनेरियो सिंप्लीफाई करके मैंने आपको बता दिया। ओके जी, सभी को टाटा बाय बाय।